सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और आज की क्लास में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक टॉपिक है निकटतम पड़ोसी विश्लेषण। देखिए, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण जिसको इंग्लिश में नियरेस्ट नेबर एनालिसिस के नाम से जाना जाता है और इसको शॉर्ट में कहते हैं एनएनए। क्या कहते हैं? एनएनए, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक है। इसको मैं पूरे सिस्टमेटिक तरीके से आपको एक नोट्स के रूप में लिखाऊंगा और इस टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद आपके समझ में आ जाएगा। अर्थात जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक को लेकर के प्रश्न आते हैं वो सभी प्रश्न आप करने की कंडीशन में रहोगे। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस टॉपिक को अलग अलग पाठ्यक्रमों में अलग अलग रूप में शामिल किया हुआ है। ये मैं आपको समझा देता हूं। यदि आप बात करते हो किसी एग्जामिनेशन की, तो उसमें दो पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाता है इसको। या तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के रूप में शामिल किया जा सकता है और या फिर सांख्यिकीय जो भूगोल है उसमें इसको शामिल किया जा सकता है। कहने का मतलब, यदि यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम है उसमें देखोगे तो उसमें इसको सांख्यिकीय भूगोल के अंतर्गत मान सकते हो आप। या फिर हम बात करें किसी इस प्रकार के एग्जामिनेशन में जो भर्ती परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की या कॉलेज लेक्चरर की या कोई भी पीजीटी की किसी भी स्टेट की हो, वहां पर हो सकता है इसको रिसर्च मेथोडोलॉजी में शामिल कर रखा है। लेकिन ये टॉपिक मूलतः रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक है और रिसर्च में भी ये काम आता है। अब देखिए, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं लिखाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, कि यदि आप रिसर्च करते हो, यदि आप पीएचडी करते हो, तो कुछ चीजें ऐसी हैं वहां पर इस टॉपिक का यूज होता है। जैसे आप कहोगे सर किस रूप में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यदि आपने किसी जिले को एक अध्ययन क्षेत्र मान रखा है, एक स्टडी एरिया के रूप में आपने किसी डिस्ट्रिक्ट को लिया है और आप वहां के अधिवास प्रतिरूप का अध्ययन करना चाहते हो, अर्थात जो वहां का अधिवासों का वितरण प्रतिरूप है उसका अध्ययन विश्लेषण करते हो, तो वहां पर एक टेक्निक के रूप में, एक सांख्यिकीय तकनीक के रूप में, एक मात्रात्मक तकनीक के रूप में इस टॉपिक का यूज कर सकते हो, अर्थात निकटतम पड़ोसी विश्लेषण। तो एक तो हो गया रिसर्च के अंतर्गत इसको शामिल करते हो। इसके बाद यदि आप कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो और रिसर्च पेपर में आपने देखा है कि पर्टिकुलर किसी एरिया का अधिवास वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करते हो, तो वहां पर भी निकटतम पड़ोसी विश्लेषण जो तकनीक है उसका यूज करके आप उसके जो सूचकांक है उसके आधार पर यह पता कर सकते हो कि इस अमुक एरिया में अधिवासों का वितरण प्रतिरूप कैसा है। जैसे अलग अलग एरिया हैं जहां पर अधिवासों का वितरण प्रतिरूप अलग अलग हो सकता है। जैसे यदि हम पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे और वहां पर क्योंकि थोड़ी सी विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां या मरुस्थलीय क्षेत्र कह सकते हो, वहां पर अधिवासों का वितरण प्रतिरूप आपको अलग नजर आएगा। इसी प्रकार से यदि आप गंगा यमुना बेसिन क्षेत्र है वहां पर आप अध्ययन करोगे तो वहां पर अधिवासों का वितरण प्रतिरूप थोड़ा सा अलग अनुभव करोगे। तो कहने का मतलब अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में अधिवासों का वितरण प्रतिरूप अलग अलग होता है। तो इस बात को यहां पर अप्लाइड रूप में भी मैं आपको बताऊंगा और बाकी का निकटतम पड़ोसी विश्लेषण जो टॉपिक है वो आप देख लेना। चाहे किसी भी चीज की आप तैयारी करते हो, वहां पर आपको यह देखना है कि निकटतम पड़ोसी विश्लेषण जो टॉपिक हमें किस रूप में दे रखा है, किस सिलेबस में दे रखा है, वहां के हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हो। और एक, यदि आप पीजी के स्टूडेंट हैं या पीजी कर चुके हैं, आपको पता होगा वहां पर भी इस टॉपिक को शामिल किया हुआ है कई पाठ्यक्रमों में, कई विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में, सेमेस्टरों में निकटतम पड़ोसी विश्लेषण वहां पर भी इस टॉपिक को कराया जाता है। तो कहने का मतलब विभिन्न प्रकार से विशुद्ध भूगोल का टॉपिक है, एक रिसर्च तकनीक है, एक शोध तकनीक है जिसका प्रयोग रिसर्च के रूप में, रिसर्च अध्ययन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण। शॉर्ट में इसको एनएनए के नाम से जाना जाता है। देखिए, दो टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। एक तो है नेटवर्क एनालिसिस जो एक अलग टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, और एक टॉपिक है ये निकटतम पड़ोसी विश्लेषण। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कई बार दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है यदि आपने मिस कर दिया इसको तो निश्चित रूप से आपको प्रश्न को छोड़ना पड़ेगा और कई विद्यार्थी इसको छोड़ते भी हैं। मैंने ऐसे विद्यार्थी देखे कई कि जेआरएफ तक हो जाती है, नेट तक हो जाती है, या नेट हो गई जेआरएफ से रह जाते हैं 2-4 नंबरों से, और पता चला ये टॉपिक उन्होंने मिस कर दिया, एनएनए वाला। तो यहां पर मैं आपको इस टॉपिक को सिस्टमेटिक तरीके से लिखाऊंगा कि एनएनए होता क्या है, भूगोल में सबसे पहले यूज किसने किया, सर्वप्रथम इस तकनीक का यूज किसने किया, क्या इसकी प्रक्रिया है। और एक पार्ट में मैं इसमें सबसे पहले आपको इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा और हो सकता है सेकंड पार्ट में मैं इसको
आपको उस रूप में पढ़ा सकता हूं जिसमें एक तरीके से एक एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे भाई किस तरीके से इसका यूज करते हैं। तो यहां पर आप हेडिंग डाल लीजिए सभी विद्यार्थी, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, शॉर्ट में इसको एनएनए के नाम से जानते हैं। आप किसी भी पाठ्यक्रम में दे रखा है, क्योंकि देखिए छोटी क्लासों के जो विद्यार्थी होते हैं उनमें क्या है थोड़ा सा निश्चितता रहती है, लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हो, आप नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, आप पीजी के विद्यार्थी हो, तो वहां पर लेक्चर के रूप में एक टॉपिक के रूप में पढ़ना जरूरी है। बाकी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से चैप्टर में किस पाठ्यक्रम में दे रखा है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना। तो आज की क्लास में ये टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और सबसे पहले हम बात करेंगे एनएनए होता क्या है, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस क्या है। देखिए निकटतम पड़ोसी विश्लेषण में अधिवासों के वितरण को प्रदर्शित किया जाता है। ये जो तकनीक है इसमें अधिवासों को वितरण प्रेजेंट करते हैं हम। इसके बाद वर्तमान समय में इस विधि द्वारा अधिवासों के अलावा उद्योगों का वितरण, विपणन केंद्रों का वितरण, सेवा केंद्रों का वितरण, इसको भी अध्ययन करते हैं। और इसके जो सूचकांक हैं इस तकनीक के, वो भी एक निश्चित अंक के 0 से लेकर के 2.149 के अंतर्गत इसका सूचकांक आपको प्राप्त होगा, अर्थात इसका मान प्राप्त होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यह विधि अवलोकित अंतराल एवं अपेक्षित अंतराल के बीच के संबंधों की व्याख्या करती है। तो इस तरीके से लिखना स्टार्ट करिए। अब देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं कि ये जो तकनीक है क्या यूज करती है, अधिवासों का वितरण। अधिवासों के वितरण का अध्ययन। इस तकनीक से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट का अध्ययन किया जाता है। एक स्वाभाविक सी बात यहां पर उत्पन्न होती है, काफी विद्यार्थियों को पता भी होगा कि अधिवास क्या होते हैं। मैंने एक विद्यार्थी से पूछा पीजी में कि अधिवास क्या होते हैं। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, कुछ विद्यार्थी जो घर होते हैं उनको ही अधिवास मानते हैं, जैसे एक मकान है जिसमें आप रहते हो वो अधिवास है। लेकिन भूगोल में यहां पर उन घरों को नहीं मान रहे, हम गांवों को मान सकते हो, ढानियों को मान सकते हो, नगरों को मान सकते हो सकता है नगरीय अधिवास हो सकता है हो आपका ग्रामीण अधिवास हो। तो कहने का मतलब घरों का समूह अधिवास कहलाता है, ये ध्यान रखना आप। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं लिखा रहा हूं आपको अधिवास क्या है। अधिवास क्या है ये लिख लीजिए आप, पहले छोटा सा एक लाइन लिखनी है, अधिवास क्या है। व्हाट इज सेटलमेंट, भूगोल में सेटलमेंट से आप क्या समझते हो। अंतर समझा देता हूं, कुछ विद्यार्थी घरों को अधिवास मानते हैं, जैसे एक मकान है, एक गांव है और गांव में बहुत सारे मकान होते हैं जिसमें लोग रहते हैं, तो उसको अधिवास मानते हैं घरों को। लेकिन यहां पर इस टॉपिक के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत अधिवास का मतलब होता है घरों का समूह, वो अधिवास कहलाता है। इसका मतलब गांवों को कह सकते हैं हम। तो गांवों का वितरण प्रतिरूप हम याद करेंगे, यहाँ पे गांव दूर दूर हैं, गांव पास पास हैं, गांव गुच्छित हैं, गांव समान अंतराल पर बसे हुए हैं, इस चीज का। तो अधिवास का मतलब होता है घरों का समूह, ये लिख लो आप, घरों का समूह, ये अधिवास कहलाता है। घरों के समूह को अधिवास कहते हैं। तो यहां पर अभी तक मैंने आपको बताया है कि टॉपिक का नाम है निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, शॉर्ट में कहते हैं इसको एनएनए। यहां पर एनएनए में क्या अध्ययन करते हैं, अधिवासों के वितरण का अध्ययन होता है। और अधिवास क्या है, घरों का समूह अधिवास कहलाता है। घरों के समूह को अधिवास कहते हैं। तो अधिवास का मतलब यहां पर एक यूनिक पर्टिकुलर घर से नहीं है, अपितु घरों के समूह से, अर्थात एक गांव से है, जिसको हमारी भाषा में, आप बिल्कुल सामान्य भाषा में गांव कह सकते हो, विलेज कह सकते हो। अब देखिए आगे, अब हम इस टॉपिक का पहला बिंदु, सबसे पहले लिखिए क्या है एनएनए, क्या है एनएनए। देखिए मैं यहां पर निकटतम पड़ोसी विश्लेषण को ज्यादातर एनएनए कहूंगा। तो एनएनए का मतलब समझ जाना, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण। निकटतम पड़ोसी विश्लेषण में अधिवासों के वितरण को प्रदर्शित किया जाता है, पहला बिंदु। निकटतम पड़ोसी
विश्लेषण अर्थात एन 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 ए निकटतम पड़ोसी विश्लेषण में अधिवासों के वितरण को प्रदर्शित किया जाता है कि जो सेटलमेंट है उनका वितरण कैसा है। तो क्या है, एक रिसर्च तकनीक है, ये आपने समझ लिया। और अधिवासों के वितरण को प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात अधिवासों का वितरण कैसा है, अधिवास दूर दूर हैं, अधिवास पास पास हैं, अधिवास गुच्छित हैं, अधिवास समान अंतराल पर हैं, इस तरीके से। वर्तमान समय में इस विधि द्वारा वर्तमान समय में इस विधि द्वारा बिंदु विधि वर्तमान समय में इस विधि द्वारा बिंदु विधि से या बिंदु विधि का प्रयोग करते हुए मानव अधिवासों के अलावा वर्तमान समय में इस विधि द्वारा बिंदु विधि से मानव अधिवासों के अलावा मानव अधिवासों के वितरण के अलावा उद्योगों बाजार केंद्रों विपणन केंद्रों सेवाओं के वितरण को भी प्रदर्शित, लिख लेना, प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यहां पर ये लिखा है हमने, आप अपनी भाषा में लिख लेना कि वर्तमान समय, देखिए शुरुआत में भूगोल में हम अधिवासों को करते हैं, लेकिन अब क्या करने लगे धीरे धीरे वर्तमान समय में इस विधि, ये जो विधि है इसमें क्या डॉट मेथड भी यूज होता है। आप जब आगे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा डॉट मेथड क्या है। तो आगे हम देखेंगे कि वर्तमान समय में अधिवासों के अलावा इस एनएनए के द्वारा बिंदु विधि का यूज करते हुए किसका वितरण दिखाते हैं, उद्योगों का, विपणन केंद्रों का या सेवा केंद्रों के वितरण को भी प्रदर्शित किया जाता है। तो किसमें किसका वितरण, देखिए अधिवास, उद्योग, बाजार केंद्र, विपणन केंद्र, सेवाओं के वितरण को भी प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात किसी पर्टिकुलर एरिया में अधिवासों का वितरण प्रतिरूप कैसा है, इसका अध्ययन होता है। विपणन केंद्रों का वितरण प्रतिरूप कैसा है, इसका अध्ययन कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में उद्योगों का वितरण कैसा है, उद्योग पास पास हैं, उद्योग दूर दूर हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। सेवाओं के वितरण को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसमें आप इन सारी चीजों का यूज कर सकते हो सकता है कभी एग्जामिनेशन में आपसे पूछे कि आपको बाजारों के वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करना है, आपको किसी एरिया में उद्योगों के वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करना है, तो निम्न में से सामान्यतः किस शोध विधि का यूज करना सही रहेगा। तो उसमें होगा निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, नेटवर्क एनालिसिस, अलग अलग हो सकता है, कोई और विधि हो तो उसमें आएगा निकटतम पड़ोसी विश्लेषण। ठीक है, अब देखिए आगे अगला, ये जो विधि है इसको दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं, यह विधि अवलोकित अंतराल एवं अपेक्षित अंतराल के बीच के संबंधों की व्याख्या करती है। दूसरे शब्दों में
यह विधि, दूसरे शब्दों में यह विधि अवलोकित अंतराल, अवलोकित अंतराल, अवलोकित अंतराल एवं आपेक्षित अंतराल, अवलोकित अंतराल एवं आपेक्षित अंतराल के बीच के संबंधों की व्याख्या करती है, की व्याख्या करती है। देखिए दूसरे शब्दों में मैं लिखा है, इस वजह से इसको भी पूछ ले कि सामान्यतः अवलोकित अंतराल और आपेक्षिक अंतराल की व्याख्या किस विधि के अंतर्गत की जाती है, तो वो निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, या शॉर्ट में जिसको कहते हैं एनएनए। तो दूसरे शब्दों में हमने ये लिखा कि इस विधि के द्वारा, जो नियरेस्ट नेबर एनालिसिस विधि है, इसमें अवलोकित अंतराल और आपेक्षिक अंतराल के बीच के संबंधों की व्याख्या की जाती है। अब देखिए ये जो विधि है इसमें एक प्रक्रिया है, सूत्र है, और सूत्र के द्वारा आपने किसी क्षेत्र की गणना की, आपने बहुत सारे सांख्यिकीय डाटा यूज किए और उन डाटाओं के द्वारा फिर आपने सूचकांक प्राप्त किया। अर्थात इसके जो सूचकांक होते हैं वो सामान्यतः एक निश्चित रेंज में होता है सूचकांक। वो रेंज क्या है वो लिखते हैं कि निकटतम पड़ोसी विश्लेषण में निकटतम पड़ोसी विश्लेषण सूचकांक इससे इसके मध्य आते हैं या उसके मध्य तक उसकी रेंज होती है, वो लिख लीजिए। एनएनए में सूचकांक जीरो से 2.149 के मध्य प्राप्त होता है। अब किसी भी क्षेत्र का आप सूचकांक प्राप्त करोगे ना, जैसे किसी भी क्षेत्र का आपने अध्ययन किया, एक डिस्ट्रिक्ट का, एक स्टेट का, या कोई भौगोलिक क्षेत्र का, कोई पर्टिकुलर एरिया का, और उसमें आपने सूचकांक प्राप्त हुआ एक, तो एक का मतलब क्या होगा वो मैं आपको सारणी लिखाऊंगा कि यदि मान एक आता है तो अधिवासों का वितरण प्रतिरूप कैसा माना जाएगा, यदि मान 0 आता है तो अधिवासों का वितरण प्रतिरूप कैसा माना जाएगा, यदि 0 से लेकर के और 2.149 के मध्य आता है तो अधिवासों का वितरण कैसा होगा। इसको सारणी के द्वारा अध्ययन करेंगे, लेकिन ये याद रख लेना इसके मान इस रेंज के मध्य आते हैं। ये बहुत टिपिकल सा मैटर है, टॉपिक है, लेकिन इसको बिल्कुल सरलतम रूप में मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और आपको क्या करना है, इसको लिखते जाना है, और परफेक्ट नोट बनने के बाद आपको लगेगा कि बिल्कुल सटीक हमारे पास मैटर है। किसी भी एग्जामिनेशन प्रश्न आता है तो आप उसको आराम से हल कर सकते हो। आगे लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, एनएनए तकनीक का प्रयोग निम्न अध्ययन रूप में किया जाता है, किया जाता है। देखिए यहां मैं इसको इस वजह से लिखा रहा हूं कि आपको दो चार चीजें लिखा रहा हूं जिससे थोड़ा सा, वैसे तो मैंने लिखा दिया है कि भाई ये जो तकनीक है इसका यूज कहां कहां होता है। सबसे पहले लिखिए अधिवासों के वितरण, अधिवासों के वितरण प्रतिरूप अध्ययन हेतु। देखिए डेसी ने सबसे पहले जब यूज किया था तो उसने किया था अधिवासों के वितरण प्रतिरूप के अध्ययन हेतु। तो अधिवासों के वितरण प्रतिरूप अध्ययन के लिए, उसके बाद लिखिए उद्योगों का वितरण प्रतिरूप, उद्योगों का वितरण प्रतिरूप, ये भी कर सकते हैं, मैंने उसमें भी लिखाया है कि इसके लिए भी अधिवास
उद्योग, उसके बाद विपणन केंद्र का वितरण प्रतिरूप, सेवाओं का वितरण प्रतिरूप या प्रदर्शन हेतु। और भी आप कर सकते हो। कहने का मतलब, क्योंकि हम पीजी कर चुके हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारा जो दृष्टिकोण है थोड़ा सा व्यापक होना चाहिए। तो शुरुआत की थी तब अधिवासों के हेतु की थी, लेकिन अधिवासों के अलावा मैंने आपको पहले भी लिखाया है कि वर्तमान में अधिवासों के अलावा उद्योगों के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए, विपणन केंद्रों के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए, सेवाओं के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए, अर्थात इन सभी के प्रतिरूपों का अध्ययन करने के लिए भी इस तकनीक का यूज होता है, इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो लिख लीजिए सारे। अगर कहीं भी कोई बनाने वाला यदि इनमें से इनसे इतर कोई ऐसा दे, आपको यह समझ लेना है कोई पर्टिकुलर इलाके में कोई उद्योग है, उसका वितरण कैसा है। जैसे आप देखोगे किसी क्षेत्र में, हम बात करें गुजरात और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, उन पर्टिकुलर एरियाओं में हमें यह अध्ययन करना है कि यहाँ पर जो सूती उद्योग की जो मिलें, जो कारखाने, जो फैक्ट्री हैं, उनका वितरण कैसा है। तो आप देखोगे वहां पर किसी पर्टिकुलर इलाके में गुच्छित होगा, हो सकता है कहीं पर ये बिल्कुल पास पास नजर आए आपको। कोई क्षेत्र ऐसा भी हो सकता है वहां पर बहुत ज्यादा दूर दूर तक वितरण प्रतिरूप हो। तो कहने का मतलब उद्योगों के वितरण को भी इससे प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में आप बात करो, राजस्थान के संदर्भ में, तो हम वहां पर देखेंगे घर जो अधिवास है, घरों का जो समूह है वो कितना है, दूर दूर घर हैं या पास पास घर हैं। आप यूपी में जाओगे, उत्तर प्रदेश में, वहां पर देखोगे जो अधिवास हैं वो पास पास हैं या दूर दूर बसावट है उनकी। तो इन सारी चीजों का, इनके प्रतिरूपों का अध्ययन इस तकनीक में होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। मैंने आपको कहा था टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट आप इसको पढ़ पाओगे। एक रिसर्च तकनीक है। अब देखिए आगे अलग, अब लिखेंगे हम सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग, एनएनए का सर्वप्रथम प्रयोग। जो निकटतम पड़ोसी विश्लेषण है, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस है, इसका सबसे पहले यूज किसने किया था। ये एक प्रश्न है। देखिए यहां पर जो टॉपिक ये पढ़ रहे हैं ना पूरा, इस पूरा टॉपिक में लगभग 10-5 जो प्रश्न है वो निश्चित रूप से सारी एग्जामिनेशनों में आ चुके हैं। कि तकनीक, हम अभी बात कर रहे थे भूगोल में अधिवासों के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज होता है, लेकिन क्या एनएनए का प्रयोग सबसे पहले भूगोल में हुआ या कोई और ब्रांच में हो चुका था। तो यहां पर सबसे पहले इस विधि का प्रयोग करने वाले दो विद्वान थे, क्लार्क और इवांस, और उन्होंने 1954 में अर्थात 1954 में प्लांट इकोलॉजी में इसका सबसे पहले यूज किया था, इस तकनीक का। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, इसका सर्वप्रथम उपयोग 1954 में क्लार्क एवं इवांस ने प्लांट इकोलॉजी में किया था। इसका प्रयोग अर्थात एनएनए का सबसे पहले उपयोग 1954 में क्लार्क और इवांस ने 1954 में प्लांट इकोलॉजी में किया था, अर्थात वनस्पति शास्त्र में इसका यूज हुआ था। यह प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। अब देखिए बनाने वाला प्रश्न है, हम क्योंकि एक लेवल के विद्यार्थी हैं, क्योंकि छोटी क्लासों के विद्यार्थी होते हैं, उनको तो ज्यादातर वही चीजें सटीक वो पढ़ते हैं जो किताब में लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पर जब प्लांट इकोलॉजी है तो आप ये अपेक्षा ना करें वहां पे हमेशा प्लांट इकोलॉजी देगा।
हो सकता है आपसे कहे कि निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे पहले एनएनए का प्रयोग किया गया था। अब एनएनए का प्रयोग का मतलब क्या है, प्लांट इकोलॉजी में किया, लेकिन वहां पर ब्रांच रूप में जैसे आपसे आए केमिस्ट्री एक ऑप्शन में, एक में फिजिक्स, एक में बॉटनी और एक में आ जाए ज्योग्राफी, तो सबसे पहले यूज किस में आएगा, बॉटनी में आएगा। एक आध बार इस प्रकार से पूछा है, एक आध बार केवल प्लांट इकोलॉजी दे रखा है, या वनस्पति शास्त्र दे सकता है। तो सबसे पहले वनस्पति शास्त्र में प्लांट इकोलॉजी में क्लार्क इवांस द्वारा 1954 में किया गया। अब देखिए एक और दूसरा नजरिया 1954, ये डेट है। आपसे कहे कि सामान्यतः एनएनए का सबसे पहले उपयोग कब हुआ था, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में। तो यहां पर 1954 का मतलब है 20वीं शताब्दी। ये ध्यान रखना है आपको, आजकल भूगोल में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये कौन सी शताब्दी है, 20वीं शताब्दी। 1954 का मतलब है 20वीं शताब्दी। 1901 से ही 20वीं शताब्दी स्टार्ट हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा पूर्वार्ध उत्तरार्ध। देखिए 1950 से पहले का मतलब होगा 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, और 1950 के बाद होगा 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ठीक है, तो ये तो पूर्वार्ध उत्तरार्ध का मैंने बता दिया, ये भी ध्यान रखना है। न केवल इस टॉपिक में अपितु भूगोल की प्रत्येक ब्रांच में आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। चाहे हम नियतिवाद की बात करें, चाहे संभववाद की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, तो वहां पर भी मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। और थॉट की परफेक्ट जो हमारा मैटर है वो हमने एक उसमें डाल रखा है, पूरा कंप्लीट है लगभग। पूरी थॉट ए से लेकर के और जेड तक आप बड़े सिस्टमेटिक तरीके से आप देखोगे उसको, और उसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में थॉट का जो परफेक्ट है, हम थॉट हमारे लिए बहुत इजी हो गई है। और काफी विद्यार्थी कहते हैं कि थॉट बड़ी अटपटी लगती है। उसका एक रीजन है, विद्यार्थी ज्यादातर क्या करते हैं, कभी यूनानी पढ़ते हैं, कभी अमेरिकी भूगोलवेत्ता पढ़ते हैं, कभी पुनर्जागरण काल के भूगोलवेत्ता पढ़ते हैं। लेकिन ये निश्चित पैटर्न के अनुसार यदि आप पढ़ोगे, वो क्लास मैंने निश्चित पैटर्न के अनुसार डाली हुई है, ए से लेकर के, अर्थात प्राचीन चिरसम्मत काल से लेकर के आधुनिक काल तक, आधुनिक दार्शनिक विचारधाराओं तक बड़ी प्लानिंग से लिखी हुई हैं। तो उस प्रकार से अब यदि आप उनको देखोगे तो आपकी रुचि पैदा हो जाएगी। फिर धीरे धीरे आपकी रुचि अपने आप जैसे जैसे पढ़ोगे उसी प्रकार से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा। तो ये आपको मैंने बताया 1954 में क्लार्क और इवांस ने प्लांट इकोलॉजी में या 20वीं शताब्दी में इस तकनीक का प्रयोग किया। आगे लिखिए, वस्तुतः क्लार्क एवं इवांस दोनों, वस्तुतः दोनों क्लार्क एवं इवांस वनस्पति जैव विज्ञान, वनस्पति जैव विज्ञान प्लांट इकोलॉजिस्ट, वनस्पति जैव विज्ञान से संबंधित थे। आगे लिखिए, क्लार्क एवं इवांस ने इस विधि का प्रयोग, क्लार्क और इवांस ने इस विधि का प्रयोग विभिन्न प्रकार के पौधों की जातियों के
क्षेत्रीय वितरण, पौधों की जातियों के क्षेत्रीय वितरण, प्रतिरूप का पता लगाने के लिए किया था। कोई हार्ड चीज नहीं लिखी है कि मैंने ये लिखा है कि जो विद्वान है क्लार्क और इवांस ने ये जो विधि है एनएनए, इसका सबसे पहले यूज किया था जो किसी क्षेत्र में जो पेड़ों की जो प्रजाति होती है, पेड़ों की जो जाति होती है, उनके वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करने के लिए। जैसे को वही कहानी है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें कोई पर्टिकुलर पेड़ है, किसी भी जाति का है, और उसका आपको वितरण प्रतिरूप देखना है कि ये पेड़ समान दूरी पर हैं या बिखरे हुए हैं, या ये हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में किसी क्षेत्र विशेष में गुच्छित आकार में और कहीं पर दूर दूर है। तो इस प्रतिरूप का अध्ययन करने के लिए उन्होंने इस विधि का प्रयोग किया कि कहां पर किसी क्षेत्र में गुच्छित हैं या वितरण प्रतिरूप इनका पास पास है या समान दूरी पर है। तो पेड़ों के वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करने के लिए वनस्पति शास्त्र में क्लार्क और इवांस ने इसका यूज किया था। कि जैसे देखिए, मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूं, जैसे ये कोई एरिया है, ये वाला वनस्पति शास्त्र की बात कर रहे हैं हम, यहां पर भूगोल में नहीं आए, अभी ध्यान रखना है। यहां पर क्या हो सकता है, पेड़ों का प्रतिरूप हो सकता है ऐसा हो, कोई पेड़ है, कोई जाति विशेष के पेड़ इस प्रकार से हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया इस प्रकार का है, ये कोई एरिया है, इसमें हो सकता है इस प्रकार के हों, समान दूरी पर, समान अंतराल पर, इस प्रकार का वितरण हो सकता है इनका। या कोई और पर्टिकुलर एरिया है, ये इसमें हो सकता है ऐसे हो, कोई पैटर्न निश्चित उभर के नहीं आ रहा है, इस प्रकार का हो सकता है। ये आपका एरिया एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। ये अध्ययन क्षेत्र है। अध्ययन क्षेत्र एक्स में ये प्रतिरूप है किसका, पेड़ों का, पेड़ों की जातियों का। क्लार्क और इवांस ने ये पता करने के लिए इसका यूज किया था सबसे पहले। एक ये इलाका हो सकता है, वाई कोई इलाका है, कोई एरिया है, उसमें हो सकता है कहीं कहीं गुच्छित हो, फिर बीच में गैप है, कहीं पर समान दूरी पर हो। तो वनस्पति शास्त्र में यूज किया था क्लार्क इवांस ने। कई बार ये प्रश्न आपके मिलान वाले में आता है कि मैचिंग में सही है या गलत है, इस प्रकार से। तो देखिए आगे एक प्रश्न है, मैं आपको लिखा रहा हूं, एनएनए तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। एनएनए तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, 4 ऑप्शन है। जैसे देखिए भूगोल, भूगोल शास्त्र 1 नंबर, दूसरा है वनस्पति शास्त्र, आया हुआ है प्रश्न से। रसायन शास्त्र ये हो सकता है, और भौतिक शास्त्र। भूगोल शास्त्र में, वनस्पति शास्त्र में, रसायन शास्त्र में या भौतिक शास्त्र में, ज्योग्राफी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, क्या आएगा उत्तर? देखिए यहां पर सीधा सा है, बी उत्तर होगा यहां पर। मैंने अभी यही लिखा है आपको कि वनस्पति शास्त्र में, बॉटनी में कौन से विद्वान थे, क्लार्क और इवांस, इन्होंने यूज की थी ये तकनीक किसी भी क्षेत्र में पेड़ों की जाति का पता करने के लिए, उनका वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करने के लिए। तो सबसे पहले प्रयोग, ये हेडिंग लिखी हमने और इसमें देखा
कि भूगोल में नहीं होकर के यूज हुआ था सबसे पहले वनस्पति शास्त्र में, प्लांट इकोलॉजी में क्लार्क और इवांस ने 1954 में। अब देखिए अगला पॉइंट आगे। अब हम बात करेंगे यहां पर कि भूगोल में सबसे पहले यूज किसने किया इस तकनीक का। हेडिंग डालिए, भूगोल में सर्वप्रथम उपयोग। देखिए एक विद्वान था डेसी, डेसी नामक विद्वान ने 1960 में 1960 में डेसी नामक विद्वान ने अधिवासों के क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करने के लिए इस तकनीक का यूज किया। अधिवासों का वितरण प्रतिरूप कैसा है, मैंने आपको बताया था भूगोल में यह तकनीक यूज हुई थी सबसे पहले अधिवासों के वितरण प्रतिरूप को ज्ञात करने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर इसका उपयोग उद्योगों के वितरण के लिए, विपणन केंद्रों के वितरण के लिए, सेवाओं के वितरण के लिए भी किया जाने लगा है। तो डेसी ने सबसे पहले भूगोल में किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले अधिवासों के क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करने के लिए डेसी महोदय ने 1960 में इस विधि का प्रयोग किया था, भूगोल में किया था, और इसके लिए एक सूत्र यूज किया था, वो मैं आपको लिखाऊंगा। तो इसमें लिख लीजिए, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले अधिवासों के क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले अधिवासों के क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करने के लिए, क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करने के लिए या करने हेतु डेसी DECEY डेसी महोदय ने 1960 में इस विधि का प्रयोग भूगोल में सर्वप्रथम किया था। कि किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले अधिवासों के क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करने के लिए, ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले किस चीज के लिए हुआ था, अधिवासों के वितरण प्रतिरूप, अधिवासों का डिस्ट्रीब्यूशन जो पैटर्न है उसके अध्ययन के लिए डेसी ने 1960 में इस तकनीक का यूज किया। इसके बाद क्या हुआ, भूगोल में अधिवासों के अलावा वर्तमान समय में उद्योगों का वितरण, सेवाओं का वितरण, विपणन केंद्रों का वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले यूज हुआ था बॉटनी में, जिसका उद्देश्य था कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो पेड़ों की जातियां हैं, कोई पर्टिकुलर पेड़ है उसका वितरण प्रतिरूप कैसा है, और उसके अध्ययन के लिए 1954 में क्लार्क और इवांस ने यूज किया था। तो यहां पर आपको ये चीज लिखनी है 1960, वही 20वीं शताब्दी है, ध्यान रखना 1960 का मतलब 20वीं शताब्दी। और 20वीं शताब्दी में ही आपने देखा होगा कि 20वीं शताब्दी में भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का प्रचलन हुआ। मात्रात्मक क्रांति का मतलब होता है भूगोल में जो अध्ययन विश्लेषण है, किसी भी चीज हेतु गणितीय तकनीकों का यूज, सांख्यिकीय तकनीकों का यूज, ये मात्रात्मक क्रांति के अंतर्गत ही आता है ये टॉपिक। तो मात्रात्मक तकनीक ही है ये, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के अंतर्गत ही इसको हम पढ़ते हैं। और थॉट के अंतर्गत मैंने वहां बताया आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो क्या होती है, मात्रात्मक क्रांति क्या है। और थॉट में मैंने आपको बताया, जो विद्यार्थी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो
थॉट के अंतर्गत आप इसको पढ़ सकते हो। देखिए कुछ क्लासें हमने यूट्यूब पर भी डाल रखी हैं और कुछ हमारा जो ऐप है एचडीएस एजुकेशन ऐप, उसमें भी इन क्लासों को दे रखा है। एचडीएस एजुकेशन ऐप के द्वारा आप थॉट की परफेक्ट क्लास देख सकते हो और बाकी ब्रांचों को ले सकते हो। जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं निकटतम पड़ोसी विश्लेषण। अब देखिए उन्होंने निम्न सूत्र का यूज किया था, आगे लिखेंगे इसको थोड़ा सा। अब देखिए आगे, एनएनए में निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले में लिख लेना आर, कैपिटल आर बराबर क्या है, आर बराबर स्मॉल आर है, ओ के ऊपर डैश है और नीचे भी स्मॉल आर है और ई के ऊपर डैश है। इनका मतलब मैं आपको बताऊंगा, आर कैपिटल है, आर बराबर ये स्मॉल आर है, ओ के ऊपर डैश है, वो बार कह सकते हैं इसको, ये भी स्मॉल आर है और ई के ऊपर बार है। ये सूत्र है निकटतम पड़ोसी विश्लेषण सूचकांक ज्ञात करने के लिए। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है आर का क्या मतलब है। आर का मतलब है निकटतम पड़ोसी सूचकांक। निकटतम पड़ोसी सूचकांक आर। इसके बाद इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मापी गई वास्तविक दूरी। मापी गई वास्तविक दूरी, मापी गई वास्तविक दूरी। और एक आर और है, इसका मतलब है औसत आपेक्षित दूरी। लिख लेना औसत आपेक्षित दूरी, औसत आपेक्षित दूरी। देखिए ये जो है ना, हो सकता है कुछ आपको शुरू में ऐसा लगे, लेकिन मैंने आपको बताया था बिल्कुल सिस्टम, आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है। पार्ट फर्स्ट हो सकता है, इसका पार्ट सेकंड भी हो सकता है, तो क्रम से थ्योरी भी होगी, धीरे धीरे सूत्र और धीरे धीरे एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। बता दूं कि जब इसका यूज करते हैं तो किसी पर्टिकुलर एरिया की टोपोसीट यूज की जाती है, और टोपोसीट में जो अधिवास होते हैं उनका हम फिर कुछ अंकन करते हैं, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि जितने भी अधिवास हैं, यदि कोई जिला है और जिले में जितने भी अधिवास हैं, उन अधिवासों को आप टोपोसीट के द्वारा मापते हैं, और फिर उस मापने में तो उसकी माप के द्वारा फिर धीरे धीरे फिर क्या नाम है कैलकुलेशन करके उनकी कई जोड़ की जाती है, एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो पर्टिकुलर इलाका, हमने कोई भी निश्चित इलाका हो सकता है, कोई स्टेट हो सकता है, कोई जिला हो सकता है, कोई पर्टिकुलर क्षेत्र हो सकता है, कोई राजनीतिक इकाई हो सकता है, उसमें इस आर बराबर ये सूत्र का यूज करके फिर हमारे पास आर सूचकांक का मान ज्ञात होता है, और जो आर सूचकांक का जो मान है उसके द्वारा फिर लास्ट में जाकर के हमारे पास एक मान आएगा, और आर का जो मान आएगा मैंने आपको बताया था, आर का मान आएगा 0 से 2.149, इस रेंज में होगा मान, 0 से लेकर के 2.149 के मध्य आर सूचकांक का मान होगा। और उस मान को एक पर्टिकुलर सारणी में मैं आपको बताऊंगा, उसमें देख करके हम पता करते हैं कि
इसका जो अधिवासों का जो वितरण प्रतिरूप है, या किसी और भी चीज का कोई उद्योग हो सकता है, कोई विपणन केंद्र, सेवा केंद्र, कोई पेड़ हो सकता है, उसका वितरण प्रतिरूप कैसा है। तो किसके द्वारा पता करते हैं? आर सूचकांक के द्वारा। तो आर सूचकांक को ज्ञात करने का यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला बताया है। तो आज की क्लास में केवल आपको इतना ही पढ़ना है। फिर इसके बाद में अगली क्लास है इसकी देखना आप, ये पार्ट फर्स्ट है, एनएनए का पार्ट फर्स्ट, और पार्ट सेकंड में आप जब देखोगे तो आप इसके बाद आगे हम क्रम से कि इसका क्या प्रक्रिया है, कि आर में ये कैसे निकालते हैं और ये कैसे निकालते हैं, इनकी भी दोनों का अलग अलग है, कि इसके लिए सूत्र यूज करेंगे, फिर इसके लिए क्या यूज होगा। कहने का मतलब पूरी प्रक्रिया को आप यहां से क्रम से इस फार्मूले से आगे हम स्टार्ट करते हैं, और फिर जब आर का मान इस रेंज में आ जाता है, फिर उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि बिंदु विधि का यूज करके किस तरीके से हमें प्रतिरूप का अध्ययन करना है, या डिस्ट्रीब्यूशन जो पैटर्न है, किसका पैटर्न, अधिवासों का, उद्योगों का हो सकता है, सेवा केंद्रों का हो सकता है, विपणन केंद्रों का हो सकता है, किसी भी आपके पेड़ की जाति का हो सकता है, किसी भी पौधों की जाति का हो सकता है, उसका अध्ययन करने के लिए इसका यूज करेंगे आगे। तो यहां पर अभी तक मैंने इतना ही बताया है, आप यहां तक इसको देख लेना। इसमें 5-7 प्रश्न है। मैंने आपको बताया भूगोल में सबसे पहले यूज किसने किया, इस तकनीक का एनएनए का सबसे पहले यूज किसने किया, एनएनए होती क्या है, एनएनए में किस चीज का अध्ययन करते हैं, इसमें आर सूचकांक है उसके मान किस रेंज में होते हैं, ये भी रेंज का कर सकते हैं, और इसके अलावा इसमें जो सूत्र है वो कौन सा यूज होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इससे आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। अब देखिए एक चीज बता दूं, जो विद्यार्थी इसको नोट कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, आप बिल्कुल घर बैठे ऑनलाइन रूप में ऑफलाइन की तरह बिल्कुल आराम से सिस्टमेटिक तरीके से पूरे नोट्स के रूप में आप पढ़ सकते हो। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और ऐप का नाम मैं आपको बता देता हूं, HDS एजुकेशन ऐप। HDS एजुकेशन गूगल प्ले स्टोर पर इसको आप डाउनलोड करके, और किसी भी तरीके की हेल्प के लिए आप बात कर सकते हो। 9828247680, 9828247680, इस पर बात करके आप किसी प्रकार की सहायता के लिए कॉल कर सकते हो। ये हमारा ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से इसको नोट कर सकते हो। और ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, इसके आगे के पार्ट है आपको वो भी हम इस तरीके से पढ़ाएंगे, 1-2 पार्टों में इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, इतना सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे और लिखाएंगे आपको कि आपको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, जबकि बहुत सारे विद्यार्थी इस टॉपिक में असहज महसूस करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। एनएनए का पार्ट फर्स्ट का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया। इसके अलावा भूगोल की किसी भी ब्रांच के लिए मैंने आपको कहा कि घर बैठे ऑनलाइन रूप में एकदम ऑफलाइन की तरह आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो नोट्सों को। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में। थैंक यू सो मच।